तुमने डीमन स्लेयर और हशीराज के काफी सीक्रेट सुने होंगे, नहीं पता तो इस पे वीडियो बना रखी है। और तो और डीमन स्लेयर की मिस्टेक पे भी वीडियो मैंने बना रखी है। और आज इस वीडियो में भी डीमन स्लेयर की कुछ ऐसे सीन्स और पार्ट जो कि तुमने मिस कर दिए होंगे, वो सारे मिसिंग सीन्स जो मैं बताने वाला हूँ। अबे हो, जब टाइटल और थंबनेल में बताते हो तो फिर इधर क्यों शुरू हो रहा है? अंधे नहीं है हम। तू वीडियो स्टार्ट कर। जब तांजिरो रोकोदाकी की अंडर ट्रेनिंग शुरू कर रहा होता है तो उस वक्त हमें ये बताया जाता है कि तांजिरो की जो एबिलिटी है सेंस ऑफ स्मेल, वो रोकोदाकी के लेवल की है। जबकि तांजिरो और रोकोदाकी में एज का बहुत बड़ा गैप भी है, फिर भी तांजिरो की ये एबिलिटी रोकोदाकी के लेवल पे है। ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड और ब्रीथिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर सेंट। लेकिन तांजिरो का ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि वो चीज को स्मेल तो कर सकता है, लेकिन वो जान नहीं सकता कि वो चीज है क्या। पॉइंट नंबर 2, जब मिस्टर रोकोदाकी के स्टूडेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती तो उन्हें ये वाला मास्क दिया जाता है, वही सिमिलर मास्क जो कि हमने नारुतो में देखा था। और इन मास्क पे जो निशान बने हुए वो रोकोदाकी ने खुद बनाए हैं, जो कि रिजेम्बलेंस शो करते हैं जो इस मास्क को पहनता है। मसलन साबितो ने जो मास्क पहना हुआ था उसके मास्क पे एक स्कार बना हुआ था जो कि एक्चुअली साबितो के फेस पे है। मोकोमो के मास्क पर फ्लावर बने हुए जो कि उन फ्लावर को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि उसके किमोनो पे हैं। और तांजिरो के मास्क के ऊपर सन शेप्ड सिंबल बने हुए और वो भी रेड कलर में। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये रोकोदाकी ने इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें पता था कि तांजिरो एक सन ब्रीथिंग यूजर है। और कुछ फैन ये कहते हैं कि ये रेड सन का सिंबल रोकोदाकी ने उसके हानाफूदा ईयरिंग से देखकर बनाया था। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी बात ठीक है। तो चलो, अगर इनके स्टूडेंट की बात हो ही है तो जरा देखते हैं ग्यू और साबितो को। यहाँ पे तुमने एक चीज नोट की होगी कि इसका आउटफिट आधा और क्यों है, क्योंकि अगर तुम सारा हशीराज का आउटफिट देखते हो तो तुम्हें इसका आउटफिट काफी अजीब लगेगा। लेकिन ग्यू के इस आउटफिट के पीछे भी एक रीजन है। ग्यू की ये वाली साइड साबितो के आउटफिट से मिलती है जो कि इसका काफी पुराना और अच्छा दोस्त था। और ग्यू के आउटफिट की ये वाली साइड उसकी बहन सुताको के क्लॉथ्स की वजह से है। क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर मर गए थे तो इसलिए ग्यू इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये दोनों उनके क्लॉथ्स पहनता है। चलो भाई, सुताको की भी बात कर ली तो इसका भी एक सीक्रेट है मेरे पास। और तुमने एक बहुत बड़े सीन को मिस किया होगा सीजन 3 देखते वक्त। जब गेंजो और सानामे की बैक स्टोरी दिखाते हैं तो उसमें एक ये वाला सीन जब गेंजो और सानामे जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें एक रैंडम सी चाइल्ड दिखती है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ये पिंक हेयर बैंड भी। यू नो दैट ये कौन है? ऑफ कोर्स तोमियोके की सिस्टर, जिसके बिल्कुल यही कपड़े और यही हेयर स्टाइल और यही हेयर बैंड भी। फाइनल सिलेक्शन आर्क में तुमने उबगो शिकी की इन दो डॉटर को देखा होगा जो कि बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इनमें से एक के ब्लैक हेयर है जबकि हाशिरा मीटिंग में इनके व्हाइट हेयर होते हैं। दरअसल जो पीछे तुमने दो लड़कियां देखी थी उनमें से ये कोई लड़की नहीं थी बल्कि कगाया का सन था, क्योंकि कगाया के 5 बच्चे हैं जिनमें से 4 डॉटर हैं और एक सन जिसका नाम किरिया है। और इसकी परवरिश लड़कियों की तरह की गई क्योंकि ये इनकी फैमिली का ट्रेंड है। और किरिया ने ही कगाया की डेथ के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प को संभाला था जो कि इस कॉर्प का 98th और आखिरी लीडर था। मैंने तुम्हें कई मर्तबा बताया कि तेंगेन उज़ाई अपनी सोर्ड को शीट में क्यों नहीं रखता, क्योंकि उसकी सोर्ड का साइज इतना बड़ा है कि ये तांजिरो के साइज के बराबर है, इसलिए ये इनको क्लॉथ्स में रखता है। लेकिन तेंगेन और इनोस्के में सिर्फ यही चीज कॉमन नहीं है कि इनके पास 2 सोर्ड हैं, बल्कि इनमें ये भी कॉमन है कि ये दोनों अपनी सोर्ड को क्लॉथ्स में लपेट के रखते हैं। इन दोनों के पास अपनी सोर्ड के लिए कोई शीट भी नहीं है। चलो, तेंगेन उज़ाई का मामला तो समझ में आ जाता है, लेकिन इनोस्के का क्या प्रॉब्लम है? तुम में से किसी को पता हो तो मुझे लाजिम बताना। माउंटेन नाटकों पे ये लोग जिस डीमन का मुकाबला करते हैं, रुई, लोअर मून 6, इनकी फैमिली में तुम्हें एक चीज कॉमन दिखी होगी, इनके ऊपर रेड डॉटेड लाइन जो कि इनके मुंह और कपड़ों पे बनी हुई है। एक्चुअल में ये एक बॉन्ड शो करता है जो कि रुई ने बनाया था। ये रेड कलर की लाइन है इसलिए इनको ब्लड बॉन्ड कहते हैं। और इस सीन में तुम पीछे एक घर को देख सकते हो जो कि वही घर है जहाँ पे रुई रहता था। मतलब ये माउंटेन भी पहले एक विलेज हुआ करता था जो कि अब नहीं है। और ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने काफी सर्चिंग किया लेकिन इसके बावजूद भी इसका आंसर नहीं मिला मुझे। क्वेश्चन ये कि आखिर आकाजा ने क्योजोरो को डीमन क्यों नहीं बनाया था? देखने में ये ऊपर से सिंपल लग रहा होगा लेकिन है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि क्या डीमन के लिए लाजमी होता है कि वो जिसको डीमन बनाना चाहते हैं उससे पूछें कि क्या तुम डीमन बनोगे कि नहीं। जस्ट उसे डीमन बना दो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस तरह दिखाया गया कि जो कोई भी डीमन बनता है उसकी अपनी विल शामिल होती है इसमें। जैसे मुजान ने मिचिकात्सु को डीमन बनाया था और कोकोशिबा ने काइकाकू को। कुछ ह्यूमन अपनी लाइफ से तंग आकर डीमन बन जाते हैं और कुछ डर के। लेकिन इस सीरीज में ये कोई लिमिट नहीं है कि तुम जिसको डीमन बनाना चाहते हो उससे लाजमी पूछो कि तुम्हें डीमन बनना है कि नहीं। अगर ना है तो फिर उसे नहीं बनाओगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो फिर आकाजा ने क्योजोरो को डीमन क्यों नहीं बनाया था जबकि वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल था? अगर उसको इतने शौक था उसे डीमन बनाने का तो उसमें सिर्फ अपना ब्लड इंजेक्ट करना था जिससे वो डीमन बन जाता। क्या आकाजा ने ये खुद नहीं किया या क्योजोरो ने इसे करने नहीं दिया? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।